नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस एक इम्पोर्टेंट सेशन के अंदर। मैं इसे इम्पोर्टेंट सेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, कि एग्जाम हॉल के अंदर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए और नेगेटिव मार्किंग पे हम कंट्रोल कैसे करें। अब देखो, ये इतना इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट आपने आज से पहले जो जो वीडियो देखी है, ये वीडियो उनकी तुलना में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना बिना स्किप किए। मैं आप डेफिनेटली कह सकता हूँ आपको एग्जाम हॉल के अंदर इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। आपने अमूमन देखा होगा कि कुछ आपके फ्रेंड ऐसे होंगे जो पिछले एक साल से लास्ट एक साल से तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तब आप उन्हें पूछते हो या वो आपको कॉल करके बोलते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन, या वो आपको बोलते हैं कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि पेपर तो बहुत अच्छा था, पेपर जो मैंने पढ़ा वहां से आया, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उसका आप पूछोगे कारण क्या है, तो आपको उसका कारण देता है कि मेरे नेगेटिव मार्किंग मेरे कंट्रोल में नहीं रही, मतलब नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा करके आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी से पहले जो आप लास्ट एक साल से तैयारी कर रहे हो, 5 महीनों से 2 साल से, वहां पर आपके हार्ड वर्किंग की जरूरत थी, वो आपने पूरी कर ली है। अब जो जो कर सकते थे वो आपने पूरा कर लिया है। अब जो एग्जाम हॉल के अंदर जो काम है, वो आपके दिमाग का काम है, आपके ब्रेन का काम है। आप जितना अपने दिमाग को शांत रखोगे, उतना ही आपको एग्जाम हॉल के अंदर फायदा होने वाला। ये मैं निजी मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। मतलब जितना ज्यादा आपका माइंड शांत रहेगा, जितना आप सकारात्मक सोचोगे, मतलब पॉजिटिव वे में सोचोगे कि मतलब ये मेरे लिए एक फेस्टिवल है। देखो, हमारे जैसे घर में कोई शादी होती है तो हम लोग एक साल से उसकी, मतलब 5-6 महीने में उसकी हम तैयारी करते हैं। तो हमारे में उत्साह रहता है नहीं कि आज वो डेट आ गई है, आज हमारे घर में कोई हमारी कोई शादी है या कोई फेस्टिवल है। उसी प्रकार से स्टूडेंट लाइफ के अंदर कंपटीशन, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए उनके लिए जब जिस जिस दिन एग्जाम हो, वो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा फेस्टिवल होना चाहिए। मतलब आपके अंदर ये डर नहीं रहना चाहिए कि मेरा एग्जाम डेट आ गई है, कल मेरा सुबह एग्जाम है। तो इस डर को आपको सबसे पहले दूर भगाना है कि मेरी लाइफ का यहाँ डिसीजन होने वाला है। तो मतलब ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका दिया मुझे उस परम पिता परमेश्वर ने, उस ऊपर वाले ने, कि मेरी लाइफ का यहाँ पे डिसीजन डिसीजन होने वाला है, मेरा फ्यूचर यहाँ से बनने वाला है। तो ये आपके लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं होना चाहिए आपकी एग्जाम डेट। अब देखो, अपन कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात करेंगे। नेगेटिव मार्किंग पे अपन बात करेंगे, उसको कैसे कंट्रोल करना है, और एग्जाम हॉल के अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पे, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आप देखो, एक छोटा सा अपन सेशन करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको, जैसे आपका एग्जाम 31 मई से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं ना, फर्स्ट पेपर आपका 31 मई से फर्स्ट ग्रेड का। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, आपके जो एडमिट कार्ड है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको 2 कॉपी आप इसकी निकाल देना। 2 कॉपी, अगर भले आपको उसमें 1 कॉपी मांगी हो, लेकिन आपको इसकी 2 कॉपी निकाल देनी है, क्योंकि क्या पता 1 कॉपी कहीं खो जाए या नहीं मिले। तो 2 कॉपी आपके पास कम से कम होनी चाहिए। एक आधा आप पास में रंगीन को 1 या 2 फोटो भी पास में रख लेना। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड होता है, वो भी आप अपना आधार कार्ड भी अपने साथ में रखना। ये सब नॉर्मल बातें हैं, अभी अपन को नॉर्मल लगती है, लेकिन अगर बाई चांस इनमें से कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो पीछे की जो तैयारी की हुई है, तो हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होता है अगर इसमें कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए। तो इसलिए इन सब चीज़ों को एक दिन पहले पूरा तैयार कर लेना। अब उसके बाद देखो, जैसे आपका एग्जाम, जैसे हमारे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम शुरू हो रही है 31 मई से, 31 मई से शुरू हो रही है। तो मान के चलो आपके एग्जाम को आपके होम डिस्ट्रिक्ट में आने से रहे, वो आपसे जो आपका डिवीजन है उस डिवीजन लेवल पे आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो आप मान के चलो आपका सेंटर जहाँ पे हो, आपका सेंटर आपका सेंटर जिस भी सिटी के अंदर हो, वहां आप एक दिन पहले जाओ। जैसे आपका 31 मई को एग्जाम है, तो आप उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आप जहां आपका सेंटर है, वहां आप 30 मई को एक दिन पहले जाके वहां जाओ। अब जिस दिन वहां पे जाओ, आप उसी सेम दिन जाके आपका सेंटर कौन सी स्कूल के अंदर है या आपकी कौन सी कॉलेज के अंदर है, उसको आप उसी दिन जाके देख के आ जाओ। देखो, इसका मैं कारण बताता हूँ। मुझे याद है, मेरा जब प्रोफेसर का एग्जाम था, वो जोधपुर के अंदर था। वहाँ एक स्कूल थी, महालक्ष्मी करके ऐसी कोई स्कूल थी, अपने अभी मुझे पावटा के आसपास। तो वहाँ महालक्ष्मी 2 स्कूल थी, एक महालक्ष्मी स्कूल का गेट आगे था, एक का गेट था पीछे। तो मैंने जो देखी, तो मैप बता रहा था, वो एक स्कूल बता रहा था महालक्ष्मी वाली, मतलब जिसका गेट आगे की ओर था। तो मैं वहां जाके खड़ा रह गया, क्योंकि ऊपर पूरा लिखा हुआ था, कोड मैंने पढ़े नहीं थे, तो वहाँ लिखा हुआ था महालक्ष्मी स्कूल। तब वहां जाके रोल नंबर मिलाने की ट्राई किया, तो वहाँ रोल नंबर मिले नहीं। तब उन्होंने कहा कि ये महालक्ष्मी इसके पीछे वाले गेट पे है। तो मतलब फिर भाग के वहां जाना पड़ा। इसलिए जिस दिन आपका एग्जाम हो, उससे एक दिन पहले आप वहां जाओ। आप वहां जाके अपने सेंटर को देख लो कि मेरा ये सेंटर है। आप उस सेंटर से अपने एडमिट कार्ड पे जो कोड लिखे होते हैं, जो आपके कोड होते हैं, उस कोड को आप उसके साथ में आप उनका मिलान कर लो।
तो क्या आपके माइंड के अंदर ये तो स्ट्रेस फिर नहीं रहेगा कि मेरा सेंटर मेरे से कितना दूर है, अब रहना कहाँ पे है, उस सेंटर के आसपास कोई जगह देख लो। कोशिश ये करो कि रिश्तेदारों के वहां मत जाओ, क्योंकि एग्जाम जैसी चीज है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए फेस्टिवल है, मैं तो उसको एक फेस्टिवल मानता हूँ। तो इतने अच्छे फेस्टिवल को आप अगर आप उसको मनाने जा रहे हो, तो आप रिश्तेदारों के वहाँ मत जाओ, क्यों वहाँ जाओगे तो कोई न कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछे, कितना पढ़ा, कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो, इस एग्जाम की तैयारी कैसी है, कुछ ना कुछ, या कोई घरेलू आपको बातें बताएंगे। इससे अच्छा आप रिश्तेदारों के पास नहीं जाओ, या कोई दोस्त हो अगर आपका कोई पॉजिटिव, तो उसके पास रह लो। मैं तो मानता हूँ सबसे अच्छा आप होटल ले लो, सबसे बेस्ट है आप कोई जाके होटल ले लो, अगर आप होटल ले सकते हो। अगर होटल नहीं ले सकते तो धर्मशालाएं खूब पड़ी, हर डिस्ट्रिक्ट में आज कोई बड़ी बड़ी धर्मशालाएं खोली, तो आप धर्मशाला ले लो। बट कोशिश ये करना कि रिश्तेदारों को यहाँ, मतलब नहीं जाने की कोशिश करना, कहने का मतलब। अब मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वहां जाकर डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछेंगे, घर पे कैसे चल रहा है, शादी हुई या मतलब, या कब कर रहे हो, या एग्जाम की तैयारी कैसी है, ये सब, क्योंकि हमारे समाज में यही क्वेश्चन होते हैं। इसलिए इन क्वेश्चन से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे को ट्रिगर करते हैं। तो रिश्तेदारों के वहां जाने से आपको बचना है, कोई होटल या धर्मशाला ले लेना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जब भी एग्जाम देने जाओ एक दिन पहले, उस फ्रेंड के साथ कभी मत जाना जो इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है, उसने फॉर्म भर रखा था, वो केवल घूमने के लिए जा रहा है, क्योंकि उसका उस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल घूमने के पर्पज से वहां जा रहा है। इसलिए उस फ्रेंड के साथ कभी मत जाना, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है, उसके उसके माइंड को उस एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, वो अपने हिसाब से अपना बिहेव करेगा। इसलिए आप लोग उन लोगों के साथ कभी मत जाना, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। जो लोग, फिर भी आपको लग रहा है कि मेरा क्लोज फ्रेंड है, मुझे उसके साथ जाना है, फिर भी मैं कहता हूँ एक दिन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन लोगों के साथ कभी मत जाना जिन लोगों के एग्जाम की तैयारी नहीं है, और वो लोग ऐसे घूमने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आपके एग्जाम के ऊपर। वो आपको ये भी बताएंगे ऐसे, मतलब जो आए वो, मतलब कि तुक्के मार के आना, मतलब क्योंकि उनका कोई एग्जाम से लेना देना नहीं है, तो आप उन लोगों के साथ नहीं जाइए। उन लोगों के साथ जाओ जिनकी अच्छी तैयारी है, या कोई आपका अच्छा फ्रेंड है, भले उसकी तैयारी नहीं है, वो आपके साथ इसलिए चल रहा है, आप अकेले जा रहे हो तो वो आपका साथ देने के लिए चल रहा है, तो आप उसके साथ में जा सकते हो। अब ये बात हो गई। उसके बाद आप एग्जाम हॉल पे पहुंच गए, आप अपने एडमिट कार्ड को भी साथ में लेके चले गए। अब इसके बाद आपको तीसरी बात ध्यान रखनी है। अब देखो अपन बात करते हैं नेगेटिव, सबसे पहले हम बात करते हैं, अपन पेपर की बात करते हैं ना। जैसे आपको इसमें आपका सबसे पहले आपका जीके का पेपर होगा, तो ध्यान रखना जीके का पेपर आपका पहले होगा। अब जीके के पेपर के बाद आपका होगा सब्जेक्ट का पेपर, तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखना, जीके के पेपर को सब्जेक्ट से पेपर के बीच में, इसको जीके को पेपर को देखना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जीके का पेपर देखोगे कोई ना कोई क्वेश्चन गलत होगा। अब क्वेश्चन गलत होगा, दुख होगा तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे। स्ट्रेस हार्मोन जब रिलीज होते हैं तो हमारी स्मृति धीरे धीरे कम होती है। इसलिए इस सब्जेक्ट वाले पेपर से पहले, सब्जेक्ट का पेपर देने से पहले जीके वाले पेपर को मत देखना, हाथ जोड़ के निवेदन है। नहीं तो आपका 1 2 या 3 4 5 क्वेश्चन पे, आपके सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, आप उधर, मैं तो कहता हूँ यूट्यूब भी खोल के मत देखना, क्योंकि उसने यूट्यूब के ऊपर सब ये डालेंगे कि फर्स्ट पेपर की आंसर की, जीके की आंसर की, ऑफिशियल आंसर की, ऑथेंटिक आंसर की। उनसे बच के रहना, हाथ जोड़ के निवेदन आपसे, क्योंकि वहां आप देखोगे आपके क्वेश्चन गलत होंगे, या आपको जो क्वेश्चन आ रहा था आप उसको वहां गलत करके आओगे, तो आपको दुख होगा, और जब इंसान को दुख होता है तो उसकी स्मृति धीरे धीरे कम होती है। तो आया समझ में? तो इसलिए जीके वाले एग्जाम को, पेपर को नहीं मिलाना है, उसको आप शांत बैग में डाल के रख दो, इस सब्जेक्ट का पेपर दे दो, उसके बाद में दोनों को बैठ के आराम से देख लेना, क्या देरी हो रही है, हमारी कोई देरी नहीं हो रही उससे। तीसरी बात का ध्यान रखना, जीके वाला पेपर हो गया। अब पेपर का लेवल भले कैसा भी आए, अगर टफ आ गया तो ऐसा तो है नहीं कि पेपर केवल आपके लिए टफ है, वो संपूर्ण राजस्थान के बच्चों के लिए टफ है। मैं तो मानता हूं कि जो जिनकी लंबी तैयारियां होती है उनके लिए पेपर टफ ही आना चाहिए, क्योंकि आपको 40% लेके आना है। अब कैसे भी करके आपको ये इस क्राइटेरिया को पार करना है। तो अगर पेपर टफ भी आ जाए तो ये सोच के डरना मत कि भाई पेपर टफ आ गया। तो पेपर अगर आपके लिए टफ है, तो इस राजस्थान में जो जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो पेपर सबके लिए टफ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आई समझ में? दूसरी बात, अब देखो अमूमन क्या होता है कि कुछ लोगों के, जैसे कोई आपको 1 से लगाकर 10 तक आपको कोई, भाई आपकी क्वेश्चन टफ आ गई, जैसे आपने पेपर को ओपन किया, आपके 1 से लगाकर 10 तक या 8 तक मान लो, 5 तक मान लो, आपकी क्वेश्चन टफ आ गई, आपको शुरुआत की क्वेश्चन नहीं आ रही, तब क्या होता है, हमारे को डर लगता है कि ये क्या हो रहा है, कि मेरे को 10 क्वेश्चन नहीं आई, पीछे वाले आए या इसकी क्या गारंटी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, पूरा पेपर टफ नहीं होता है आपको, और न ऐसा, अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो आपको डेफिनेटली उसमें से आपको
अच्छे खासे आप क्वेश्चन का करके आ जाओगे। हो सकता है अब आपको उसमें शुरुआत के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय क्या करना, इन क्वेश्चन को स्किप कर देना, फिर आगे से जहां से आपको क्वेश्चन आना स्टार्ट होता है आप वहां से सोल्व करना शुरू कर दो। फिर आधे घंटे बाद में जब आप ये क्वेश्चन सोल्व करके रह जाओ, तब आप वापस इस क्वेश्चन के ऊपर आओ और अपने ब्रेन को यहाँ यूज करो। तो आप डेफिनेटली मानना एक या दो क्वेश्चन को आप वापस यहाँ से सोल्व कर दोगे। अब आप सोचो कि आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर हम वापस सोल्व कैसे करेंगे, इन्हीं सेम क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम जब वापस करेंगे तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। उसका कारण ये है, यहाँ पर आपके अंदर एक फोबिया था कि मतलब क्वेश्चन पेपर हार्ड आ गया है, मुझे ये 10 क्वेश्चन नहीं आए, तो आपकी बॉडी के अंदर जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है, जो एडिलिन जो ग्लैंड होती है, वो वहां पर मैक्सिमम हार्मोन का सीक्रेट करती है। तो जब वहां पे जो आपके कोर्टिसोल हार्मोन की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में ब्रेन में बढ़ती है, तो हमारे अंदर एक स्ट्रेस उत्पन्न होता है, और जो तनाव उत्पन्न होता है, तनाव हमारी स्मृति को कम करता है, हमारी मेमोरी को कम करता है। इसलिए जब आप आधे घंटे बाद आओगे तो आप इसको भूल जाओगे, ये जो यहाँ जो तनाव हुआ आप उसको भूल जाओगे, क्योंकि आपका फ्लो बन जाएगा पेपर को सोल्व करने का। फिर आप जब इसको आराम से वापस सोल्व करोगे, अगर यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन आप भूल रहे थे तो वो आपकी स्मृति के अंदर वापस आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात देखो, उसके बाद फिर इसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखो अब अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि नेगेटिव मार्किंग को कम कैसे किया जाए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही होता है कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम किया जाए। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, जो पिछले एक साल से तैयारी कर रहे होते हैं, 1.5-2 साल से, उनका लास्ट में एक ही शिकायत होती है कि सर नेगेटिव मार्किंग हमें ले डूबी। मैं देखो इसका ऑथेंटिक और विथ प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। मैंने कम से कम मैंने जब तैयारी की थी प्रोफेसर की, तो मैंने कम से कम 10,000 क्वेश्चन के ऊपर इस थ्योरी को लगा के देख लिया। अब आप देखो क्या थी, जैसे आप मान लेते अपना 1 नंबर क्वेश्चन, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे ऐसे करके टोटल आपके 150 क्वेश्चन है ना, हम मान लेते हैं ये 150 क्वेश्चन है। अब जैसे आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, आपको 1 नंबर क्वेश्चन आ रहा था, आपने उसको सोल्व कर दिया, आपको 2 नंबर आ रहा था, आपने सोल्व कर दिया। अब 3 नंबर क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा है, कहने का मतलब ये आपको 50% आ रहा है। आपने इसके अंदर 50-50 मतलब आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व नहीं करना है, इसको आप रख देना, इसके ऊपर से आप सर्कल कर देना, क्योंकि इस सर्कल का मतलब आपके माइंड में ये जाएगा ये क्वेश्चन 50-50 वाला है। अब उसके बाद आप आ जाओ 4 नंबर पे, आपने 4 नंबर कर लिया। आप जैसे ही 5 नंबर पे आए तो आपने इसके चारों ऑप्शन को पढ़ा, आपको लगा कि चारों ऑप्शन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मतलब आपको पता ही नहीं पड़ रहा कहाँ से क्वेश्चन आया, तो इसी क्वेश्चन को इसके ऊपर से क्रॉस कर लो। देखो क्रॉस का फायदा क्या मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आप ऐसे ऐसे करके आप पूरे आप 150 क्वेश्चन एक बार सोल्व कर लो। आपने सोल्व कर लिए, फिर आप ओमार लेके आओ। अब एक बात और ध्यान रखना, क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ में ओमार नहीं बननी, मैं अभी से कह रहा हूँ। जैसे आपने 1 नंबर क्वेश्चन किया, फिर आपने 1 नंबर गोला भर लिया, नहीं, ये बहुत गलत तरीका है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे आपको कई बार हमारे से अपने सिली मिस्टेक हो जाती है। कई बार हम 1 नंबर क्वेश्चन हमें बिल्कुल सिंपल लगता है, हम उसको सोल्व भी कर देते हैं, लेकिन फिर आगे जाके देखते हैं तो ये क्वेश्चन हमने जो भरा वो गलत था, क्योंकि इसका आंसर कहीं हमें आगे मिल जाता है। इसलिए इस जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसके ऊपर आपको पूरा क्रॉस करना है, जो आपके 50-50 है उसके ऊपर आपको ऐसे राउंड सर्कल करना है, और जो आता है उसको आप पहले पेपर के अंदर आप उसका टिक कर दो। जब आप पूरे 150 क्वेश्चन मिला के रह गए, फिर आपने जो क्वेश्चन सही किए एकदम आपने सही किए, जैसे 1 नंबर था, 2 नंबर था, 4 नंबर था, ये मतलब ऐसे जो क्वेश्चन आपको आपने जिसको आपको चारों ऑप्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन थी, उनको आप अपने ओमार में भर दो। ध्यान से बनना, ओमार के अंदर ओमार में भर दिया, उसके बाद ओमार को साइड में रखो, वापिस आ जाओ सेकंड राउंड के ऊपर। कहने का मतलब आपको पेपर के अंदर टोटल 3 राउंड करने हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो क्वेश्चन आपको सबसे सिंपल लगते हो, मतलब आपको पूरे 100% आते हो, तो ये आपका हो गया फर्स्ट राउंड। उसके बाद आपको करना सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड के अंदर आपको इन क्वेश्चन पे तो मतलब बिल्कुल ध्यान देना ही नहीं है। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है आपने उसके ऊपर पहले से क्रॉस कर रखा है, उन क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि टाइम खराब नहीं करना। उसके बाद आपको उन क्वेश्चन को सोल्व करना है जो क्वेश्चन आपने पहले, जिन क्वेश्चन पे आपने ऐसे सर्कल बना के रखा है, कहने का मतलब जो 50% है। आप डेफिनेटली मानिए मैंने इस 50% वाली थ्योरी के ऊपर लगभग मैंने 10,000 प्लस क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करके देख लिया है। मतलब ये मैं एक प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, कोई ऐसे ये फेंक नहीं रहा हूँ। मतलब ये अगर आप 50% वाले, अगर आप मान लो कि जैसे आपके 150 क्वेश्चन थे, इनमें से आपने 80 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको एकदम परफेक्ट आ रहे थे, आपने कर लिए फर्स्ट राउंड में, ये आपका फर्स्ट राउंड। अब जब सेकंड राउंड आएगा
तो आप में इसमें आएगा ये 50-50% वाला। अब 50% में मान लो आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, आप मान के रखना आपके 20 क्वेश्चन भी आपके मैक्सिमम होंगे, 20 से ज्यादा आपको 50% वाले क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले। ये 50% क्वेश्चन वो होते हैं जहां पर हमारे ये टॉपिक पढ़ा हुआ होता है लेकिन हमारा रिवीजन कम होता है, ये हमें उस टाइम याद नहीं आता है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करके आना है, एक भी 50% वाले क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है। वापिस सुनना। अब देखो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें इन्होंने ईयर पूछा है, जिसमें इन्होंने क्या पूछा, ईयर पूछ लिया, तो ईयर वाले के अंदर कोई तुक्का लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां कोई आपका अनुमान सही नहीं जाएगा। तो ईयर वाले के अंदर आपको रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो आपने ये भी सुना होगा कि अगर आपको सक्सेस लेनी है, आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको रिस्क लेना जरूरी है। रिस्क कहाँ लेनी है, रिस्क आपको लेनी है 50% वाले में। कहने का मतलब जितने भी 50% वाले क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करके आ रहे हैं। अब आप बच्चों को लग रहा होगा कि सर मेरा तो इतना लक खराब है कि 50% वाले मेरे मैक्सिमम गलत जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, अपन को लगता है। आप घर बैठ के अभी आपके पास, आपने कभी ट्राई किया होगा कि अगर आप जैसे मेरे तो ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, 500 क्वेश्चन के ऊपर मेरे ऐसे 50% पे प्रैक्टिकल किया हुआ है। लास्ट में आप भले +1 रो, लेकिन आप नेगेटिव कभी नहीं जाओगे, ये मतलब 90% चांस यही है। अब हो सकता है कि आप मतलब वो पूरे वही भर रहे हो, मतलब अगर इतना भी लक हमारा खराब नहीं है, कहने का मतलब इतने भी हम भूंगल नहीं है कि हमारे मतलब 50% के अंदर भी हम नेगेटिव चले जाए। अब जैसे 100 बच्चे हैं, हो सकता है कि उनमें से 1 या 2 बच्चे के नेगेटिव हो जाए, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के इसमें क्या होंगे, नंबर ये पॉजिटिव में आएंगे। इस बात को ध्यान रखना। अब दूसरी बात ये, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पूरे पेपर के अंदर वो केवल एक ही राउंड लेते हैं। मतलब एक ही राउंड का मतलब जो उनको आता है वो करते हैं, जो उनको नहीं आता है वो उसको बिल्कुल नहीं करते हैं। नहीं आते का मतलब अगर उनको 50% वाला भी क्वेश्चन मिलता है उसको अटेम्प्ट नहीं करते, भाई उनका सिलेक्शन नहीं होना। क्योंकि राजस्थान में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको 150 के 150 क्वेश्चन पूरे आते हो। राजस्थान में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको 150 में 120 क्वेश्चन आते हो। नहीं आ सकते इतने पूरे क्वेश्चन एकदम परफेक्ट रूप से आपको। तो रिस्क लेना जरूरी है। सिलेक्शन उसका होता है जो एक तो ये फर्स्ट राउंड अच्छे से करता है, इसमें आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो होंगे जो आपको आ रहे होंगे, वो सबको आ रहे होंगे। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की सिली मिस्टेक का ध्यान रखना, मत होने देना। उसके बाद ये सेकंड राउंड, ये डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर और आपने कितना रिविजन किया था उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिसका रिविजन ज्यादा होगा उसका ये 50% वाले क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे, जिसने प्रैक्टिस अच्छे से की है वो उसको और ज्यादा सही से कर पाएगा। तो ये जो 20 क्वेश्चन बचे हैं, जो 50% क्वेश्चन वाले ऑप्शन होते हैं, ये डिपेंड करता है आपके रिवीजन के ऊपर, आपने रिवीजन कितना किया था। क्योंकि जिसका रिवीजन होगा ज्यादा उसको याद जल्दी आ जाएगा, उसको याद सही आ जाएगा, वो उसको अच्छे से कर लेगा। जिसका रिवीजन कम होता है वो यहाँ अटका रहता है। इसलिए 50% वाले क्वेश्चन को भी आपको सोल्व करना है, क्योंकि रिस्क लेना जरूरी है। रिस्क नहीं लोगे तो फिर अगर आप ये 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बैठ जाओगे, उससे होना कुछ नहीं है। हाँ, ये बात जरूर, मतलब ये बात तो सही मैं कह सकता हूँ कि आपने अगर 80 क्वेश्चन कर दिए फर्स्ट राउंड में जो आपको आ रहे थे, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो गई। लेकिन सिलेक्शन के आप दायरे में जाओ या नहीं जाओ इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सिलेक्शन के दायरे में वही जाता है जो इन क्वेश्चन पे रिस्क लेता है, और इन क्वेश्चन पे रिस्क वही ले पाता है जो रिविजन अच्छे से जिसके किया हुआ होता है। अब दूसरी बात देखो आप, अब उसके बाद आपके बचता है एक क्वेश्चन बचता है आपके, 2 राउंड ये हो गए। तीसरे राउंड के अंदर आपको क्वेश्चन वो देखना है जिसमें आपको 3 ऑप्शन तो आपको जिसमें आपको 3 ऑप्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत, मतलब सॉरी, जैसे 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से आपको इनमें से केवल 3 ऑप्शन के बारे में पता है। तो मेरा तो ये मानना है कि जिसके अंदर आपको चारों ऑप्शन नहीं आते हो, जिसके अंदर आपको तीनों ऑप्शन नहीं आते हो, उनके ऊपर उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत किया करो। आया समझ में? तो मतलब पेपर के 3 राउंड, फर्स्ट राउंड के अंदर उन क्वेश्चन को करना है जो आपको पूरे आते हो परफेक्ट रूप से, उसमें आपको सिली मिस्टेक का ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर गलतियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद सेकंड राउंड के अंदर जिसमें 50% हो, अब 50% भी वो बच्चा अच्छे से कर पाएगा जिसको एलिमिनेट करना अच्छे से आता हो। जो एलिमिनेट अच्छे से कर पाएगा वही उसको अच्छे से सोल्व कर पाएगा, और जिसका रिवीजन अच्छा होगा उसका 50% में नेगेटिव मार्किंग कम जाएगी, और जिसकी नेगेटिव मार्किंग कम चली गई है उसका सिलेक्शन इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, अगर पिछले 1 साल से तैयारी करके गया तो। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको 3 ऑप्शन के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आता, उन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। अब देखो मैंने इस पे आपको क्रॉस इसलिए कराया था कि इस क्वेश्चन को वापस देखने का कोई मतलब नहीं है, जब आपको पहले नहीं आ रहा तो बाद में कहां से आएगा। लेकिन हाँ, अगर टाइम बच रहा है पीछे तो आप इस क्वेश्चन को बाद में देख सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे होता है सिलेक्शन। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, ध्यान रखना, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी
2020 वाली। हमारी एक फ्रेंड है, जूलॉजी का उनके पेपर था, आपके जूलॉजी का। किसका पेपर था? जूलॉजी का। जूलॉजी का पेपर था। अब आपको पता है कि जूलॉजी वालों का जीके कैसा होता है, मतलब साइंस वालों का जीके डाउन, या मैं कह सकता हूँ जीरो होता है ना, कहने का मतलब बिल्कुल उन्हें नहीं आता है या कम आता है आर्ट्स वालों की तुलना में। आप देखिए, हमारे एक फ्रेंड है, उनके जीके के अंदर उनके शायद मेरे हिसाब से 4 नंबर है या 5 नंबर है। 2 घंटे का जीके का जो पेपर होता है एपी में, वो 2 घंटे का होता है ना, शायद जहां तक है 2 घंटे का होता है, और ये 50 नंबर का होता है, और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। आप सोचिए, जिस इंसान के जीके में 4 नंबर आए हैं, इसका मतलब। और मैंने जब उनको पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने 10 मिनट में पूरे पेपर को सोल्व कर दिया था। बाकी वाले 2 घंटे क्या किया? बाकी वाले दो दो घंटे उसने पेपर को बंद करके रख दिया कि मुझे यही आ रहा और मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। और उनका सिलेक्शन होता है। अब अगर फिर जब उनका सिलेक्शन, हम उसकी रैंक देखते हैं, तब जब जब हमने लास्ट में उसके नंबर देखे, अगर वो एक या दो क्वेश्चन और अटेम्प्ट करके जाते, अगर वो एक या दो क्वेश्चन, क्योंकि उनके पास टाइम तो खूब पड़ा था, उन्होंने 10 मिनट में पूरा पेपर सोल्व कर दिया था। भाई क्वेश्चन आते नहीं थे तो पेपर सोल्व करने में कोई टाइम नहीं लगता है। अब अगर वो इंसान अगर एक या दो क्वेश्चन और सोल्व कर देता, वापस सुनना, तो उस इंसान का सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? अब उसका सिलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि उसका खुद के ऊपर धैर्य था, उसका खुद के ऊपर कंट्रोल था, उसे पता था कि एग्जाम की तैयारी मैंने की है, मुझे इन क्वेश्चन आते नहीं है, इसे तुक्के मारने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि अब हार्ड वर्किंग का टाइम नहीं रहा, अब आपके दिमाग का काम है। इसलिए अपने दिमाग को शांत रखना अच्छे से। ये आपके हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नेगेटिव मार्किंग पे कैसे कंट्रोल करना। अब दूसरी बात सुनो, जिन जिन का एग्जाम जैसे 31 मई को है, मतलब आपका जब भी एग्जाम हो, उससे पहले नींद पूरी दबा के लेना। कम से कम 7 से 8 घंटे सोना। जो पढ़ाई होनी थी वो हो गई है, अब कुछ फर्क नहीं पड़ना है। इसलिए ध्यान रखना, नींद को दबा के लेना, 7-8 घंटे नींद लेके जाना। क्योंकि जितनी ज्यादा नींद लोगे, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि एक हार्मोन, एक आपकी ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? पीनियल ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? तो आपने पढ़ा होगा कि पीनियल ग्लैंड द्वारा मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। अब देखो, जो इंसान नींद ज्यादा लेगा, जो इंसान स्लीप मतलब जो ज्यादा सोएगा, जो जितनी ज्यादा नींद लेगा, उसके अंदर मेलाटोनिन हार्मोन उतना ज्यादा निकलेगा। और मेलाटोनिन हार्मोन का काम होता है स्मृति को बढ़ाना, मतलब मेमोरी को बढ़ाना। तो जब नींद ज्यादा लोगे, आपकी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उसकी मात्रा ज्यादा होगी। जब मेलाटोनिन हार्मोन ज्यादा होता है, तो वो हमारी स्मृति को बढ़ाता है, वो हमारे अंदर टेंशन को दूर करता है। इसलिए नींद को दबा के लेना, ये अभी से कह रहा हूं मैं। उसके बाद दूसरी बात ये आप ध्यान रखना, तो मेन मेन बात ये हो गई है। उसके अलावा एक बात और बता देता हूँ मैं आपको। नेगेटिव मार्किंग वाली हो गई है, नींद वाली हो गई है। उसके बाद हाँ, एक बात और। अमूमन हम देखते हैं कि हम जब सेंटर पे जाते हैं तो लोग वहाँ किताबें लेके खड़े हैं, मतलब इतनी सारी किताबें साथ लेके आते हैं जैसे उनको वहीं पे रहना है। भाई क्यों लेके जाना है साथ में? वहां जाके किताबों का हेडेक नहीं लेना। जब 1 साल हमारे पास पड़ी थी, उस समय में अगर नहीं हो पाया तो उस हम 1-2 घंटे में क्या उखाड़ देंगे। इसलिए केवल जो आपके पास शॉर्ट नोट्स हो, जैसे आप भाई साइंस के हो तो कोई भाई आपके पास इसको फॉर्मूला है, जैसे हिस्ट्री या आपका कोई और सब्जेक्ट है तो आपके पास जैसे उसकी ईयर आपको याद करने, या कोई धाराएं है पॉलिटिकल के अंदर, तो आप उनको साथ लेके जा सकते हो। लेकिन कोई भी बड़ी बड़ी बुक के साथ लेके मत जाओ, इतना हेडेक मत लो। क्योंकि 1 साल तक अगर आपको टाइम दे रखा था, अगर उसमें भी आप याद नहीं कर पाए हो, तो 1 साल उस 2 घंटे में क्या बिगड़ जाएगा? जो शॉर्ट नोट्स हो उसको साथ में लेके जाओ, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि बड़ी बड़ी किताबें साथ ले जाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, जब भी एग्जाम देने जाओ, मैंने कई बार देखा, मुझे याद है हमारा जो जीके का पेपर था प्रोफेसर का, वहाँ एक भाई साहब खड़े, तो आपकी जीके की बुक आती है पेनोरमा की, वो लेके खड़े ऐसे पेनोरमा, और उसका एक एक पेज उसने इतना घोट रखा था, उस बुक की हालत खराब हो रखी थी। तो मेरे फ्रेंड साथ में थे, हम उसको बोल रहे थे कि मतलब इस तरीके से बच्चे पढ़ाई करें, अपना क्या हाल होगा। जब बाहर आए तो उस भाई ने हमें यही बोला कि मतलब मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। उसका कारण क्या था? उसने कहा कि मैं रिवीजन नहीं कर पाया हूँ। तो मैंने कहा आपके ऐसे घोटे, तो ये मेरे ऐसे घोटे हुए रह गए हैं। बाकी ऐसे यहाँ मैं खुद को सेटिस्फाई करने के लिए बस बुक को खोल रहा था कि मेरे पास टाइम पड़ा, बुक देख लेता हूँ। लेकिन उस टाइम आपके ब्रेन के अंदर कुछ जानने वाला नहीं है, क्योंकि उस टाइम हमारी ब्रेन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, मात्रा ज्यादा होती है। तो आपके ब्रेन को बाहर से रिसीव कुछ नहीं करने देता है। इसलिए उस समय शांत रहो, अच्छे लोगों के साथ जाओ, उन लोगों के साथ जाओ जहां से आपको प्लेजर मिलता हो, आपको खुशी मिलती हो, उन लोगों के साथ आप जाओ।
तो बाकी सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपने मेहनत अच्छे से की है तो दुनिया की ताकत आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, नेगेटिव लोगों के साथ में मत जाना। नेगेटिव लोगों का मतलब जिनकी तैयारी नहीं है, वो घूमने के लिए जा रहे हैं, प्लीज उनके साथ मत जाना और उनके साथ रुकना भी मत, नहीं तो बहुत बड़ा घाटा ले लोगे आप अपनी लाइफ के अंदर। उसके बाद सेकंड बात, अगर आपने मेहनत की है सच्चे मन से, आपने रिवीजन किया अच्छे से, तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और अगर आपने नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल कर दिया है, अगर आपने नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल कर दिया है, तो आप इस एग्जाम को आराम से आप क्वालिफाई कर दोगे। अब ये नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल करने का काम आपका दिमाग करेगा, और आपके दिमाग को शांत रखने का काम आपको खुद को करना है। अपनी सोच से आपको इसको कंट्रोल करना है। मुझे याद है जब मेरा एग्जाम था ये जीके वाला, तो मतलब जैसे इस ये प्रोफेसर वाला, तो जब पेपर था तो मैंने एक दिन पहले किताबें छोड़ दी थी, क्योंकि मैं बहुत ऐसे इन मामलों में एकदम एकदम मतलब ओपन हूँ। मुझे पता है कुछ नहीं होना, आप 2 घंटे पढ़ के क्या उखाड़ दोगे, कुछ नहीं होना। जब आपके पास 1-2 साल था उसमें कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या करेंगे। इसलिए अपने आप को रिलैक्स रखना, दुनिया कुछ भी करे उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके आगे बैठा आपको कोई फ्रेंड बता रहा है तो विश्वास मत करना, क्योंकि जिसको आता है, जो इंटेलिजेंट है, जो मेहनत से पढ़ के आया है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको आंसर बताएगा। और जो पढ़ के नहीं आया होगा वो आपको सब बता सकता है, 100 के 100 क्वेश्चन। इसलिए खुद की मेहनत पे विश्वास करना। वो कहते हैं ना कि माँ सरस्वती कभी अपना ऋण अपने ऊपर नहीं रखती है, वो जब भी आपको लौटाएगी तो छप्पड़ भर के मतलब छप्पड़ भर के आपको लौटाएगी। इसलिए इस प्रकार की बातों से बच के रहना कि मुझे कोई मेरा आगे वाला बताएगा, मेरे पीछे वाला बताएगा, मेरे दाएं बाएं वाला बताएगा। और किताबों को जब भी एग्जाम देने जाओ, उन किताबों को हाथ जोड़ के जाना कि हे जीके, हे सब्जेक्ट, हे सरस्वती माता, आज के बाद इस एग्जाम के लिए मुझे ये किताब नहीं पढ़नी पड़ी। अब इससे ऊपर वाले एग्जाम के लिए भले मुझे पढ़नी पड़े। मैंने ऐसे किया था, जब मेरा एग्जाम था, जीके का एग्जाम था 7 मई को था, तो मैंने 6 मई को उनको ऊपर रख के, मैंने उनको ऊपर अलमारी में रख के यही बोला था कि हे भगवान, आज के बाद इन किताबों को इन्हीं एग्जाम के लिए मुझे मत पढ़ाना। और हुआ ही वही, मुझे उन किताबों को कोई वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए उन किताबों को सम्मान दो जिन्होंने आपको इस लेवल तक लाने में, उनका बहुत बड़ा योगदान उन बुक का, इसलिए उनको आप सम्मान दो। और बाकी मैं वापस से कह रहा हूँ कि आपने मेहनत की है तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में। बाकी अपन मिलते हैं एग्जाम के बाद में। ध्यान रखना, पेपर लेवल कोई मैटर नहीं करता है, आपके दिमाग का लेवल मैटर करेगा। आपका दिमाग कितना शांत है, आप कितने डेडिकेट हो, आपके अंदर कितनी मतलब एक्साइटमेंट है कि आपका एग्जाम है। तो इसलिए डरना मत एग्जाम को लेके, हमेशा खुश रहना कि मेरे लिए मेरा फेस्टिवल है, मेरी लाइफ का यहाँ से डिसीजन होने वाला है। तो मतलब अपने आप को पॉजिटिव रखना खुद से। बाकी किसी से बात मत करना, किसी के नोट्स को पढ़ने की कभी भी कोशिश मत करना, क्योंकि आपके नोट्स उसके नोट्स में रात दिन का फर्क होगा। किसी को क्वेश्चन मत पूछना, न कोई आपको क्वेश्चन बताए उसको बोलना भाई मुझे मत बता, मुझे कुछ नहीं सुनना है। इसलिए शांत रहना एग्जाम तक, बाकी सब अच्छा होगा। मेहनत अच्छी की है, सब अच्छा होगा। किसी के साथ बुरा नहीं होता अगर मेहनत करने के बाद में, इतना भी भगवान बुरे नहीं है कि हम मेहनत करके जाए और हमारे साथ बुरा हो जाए। तो आप सबको मेरी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से एग्जाम में बैठिए और क्वालिफाई करिए, और अपने सपनों और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। मिलते हैं अपन एग्जाम के बाद में। थैंक यू।